कहानी की शुरुआत एक घमंडी राजकुमार से होती है जो गांव वालों से कर वसूल करता था ताकि अपने महल को भव्य बना सके और शानदार दावतें दे सके। वह अपनी इन दावतों में केवल सुंदर लड़कियों को ही आमंत्रित करता था। एक रात जब बाहर भयंकर तूफान चल रहा था, एक गरीब और बदसूरत भिखारी बुढ़िया महल में शरण मांगने आई। उसने राजकुमार को एक तोहफा दिया, एक सुंदर गुलाब का फूल। लेकिन राजकुमार ने उसकी बदसूरती देखकर उसका मजाक उड़ाया और गुलाब का फूल फेंक दिया। बुढ़िया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है, मगर राजकुमार ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अगले ही पल वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। उसने राजकुमार को सबक सिखाने के लिए उसे एक भयंकर दरिंदे बीस्ट में बदल दिया। राजकुमार ने उससे माफी मांगी और बहुत विनती की, लेकिन जादूगरनी समझ चुकी थी कि उसके दिल में सच्चा प्रेम नहीं है। इस जादू के प्रभाव से धीरे धीरे सभी लोग राजकुमार को भूलने लगे। दरअसल बुढ़िया ने जो गुलाब उसे दिया था वह एक जादुई फूल था। इस श्राप को केवल एक ही चीज समाप्त कर सकती थी, अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार को सच्चा प्रेम करना आ जाए और कोई उसे भी सच्चे दिल से प्यार करे। लेकिन अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने तक किसी ने भी उससे प्रेम नहीं किया तो वह हमेशा के लिए एक बीस्ट बनकर रह जाएगा। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। राजकुमार के श्रापित महल में वर्षों से कोई भी नहीं आता था। उसी महल के पास एक गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की रहती थी जिसका नाम बेल था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और कहानियों की दुनिया में ही वह अपनी सच्ची खुशी ढूंढती थी। बेल के पिता एक इन्वेंटर थे जो नई नई चीजें बनाने में लगे रहते थे। उसी गांव में गैस्टोन नाम का एक घमंडी और अहंकारी व्यक्ति रहता था जो पहले सेना में सिपाही हुआ करता था। गैस्टोन बेल को बहुत पसंद करता था और हर हाल में उससे शादी करना चाहता था, मगर बेल को वह बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वह अहंकारी और आत्मकेंद्रित था। गैस्टोन किसी भी कीमत पर बेल को हासिल करना चाहता था और इसके लिए हर संभव प्रयास करता, लेकिन बेल उसकी कोशिशों को हर बार नकार देती। एक दिन बेल के पिता किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे थे। उन्हें जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने रास्ते में जलती हुई आग देखी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बाईं ओर एक रहस्यमयी रास्ता जा रहा था। वे अपनी घोड़ा गाड़ी उस रास्ते की ओर मोड़ लेते हैं। अचानक जंगल के अंदर भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं और वे उनका पीछा करने लगते हैं। बेल के पिता किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक अजीब और भव्य महल तक पहुंच जाते हैं। यह महल बहुत सालों से वीरान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर अब भी रोशनी जल रही थी। महल के अंदर घुसने पर उन्हें कोई नहीं दिखता, मगर वहां की खाने की टेबल पर शानदार व्यंजन सजे हुए थे। भूख से व्याकुल होकर वे खाने लगते हैं। अचानक एक कप उनसे बात करने लगता है। यह देखकर वे डर जाते हैं। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। असल में इस महल में मौजूद सभी वस्तुएं पहले इंसान थीं, लेकिन जादूगरनी के श्राप के कारण वे अब निर्जीव चीजों में बदल गए थे। बेल के पिता महल से बाहर भागने लगते हैं और उन्हें वहां सफेद गुलाब के फूलों का एक सुंदर बगीचा दिखता है। चूंकि बेल ने उनसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था, वे एक फूल तोड़ लेते हैं, लेकिन तभी बीस्ट दरिंदा प्रकट हो जाता है और उन्हें कैद कर लेता है। लेकिन उनका घोड़ा किसी तरह महल से भाग जाता है और सीधा गांव पहुंचता है। जब बेल अपने घोड़े को अकेला घर लौटते हुए देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके पिता किसी मुसीबत में हैं। वह तुरंत घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते की ओर निकल पड़ती है जहां से उसके पिता गए थे। घोड़ा सीधे उस रहस्यमयी महल की ओर दौड़ता है। बेल महल के अंदर घुसती है और चारों तरफ अपने पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिता को कैद किया गया था। उसके पिता उसे देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं, बेटी जल्दी से यहां से भाग जाओ, इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले। बेल को जब पता चलता है कि उसके पिता को सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ने के कारण सजा दी गई है तो वह गुस्से में आकर बीस्ट से कहती है, तुम कितने निर्दयी हो, एक छोटी सी गलती के लिए किसी को उम्र भर के लिए कैद कर रहे हो। बेल अपने पिता की रिहाई के बदले अपनी जगह कैद होने का फैसला करती है। बीस्ट उसे चेतावनी देता है कि एक बार अगर दरवाजा बंद हो गया तो यह दोबारा कभी नहीं खुलेगा, लेकिन बेल अपने पिता को बचाने के लिए तैयार थी। वह अपने पिता को धक्का देकर बाहर भेज देती है और जैसे ही दरवाजा बंद होता है वह खुद महल में कैद हो जाती है। बेल अब बीस्ट के महल में कैद थी। जैसे ही बीस्ट वहां से चला जाता है, कुछ जादुई जीव एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी उसके पास आते हैं। ये पहले इंसान थे, लेकिन श्राप के कारण अब निर्जीव वस्तुएं बन चुके थे। वे बेल से विनती करते हैं कि वह उनके साथ आए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बेल ही वह लड़की है जो इस श्राप को समाप्त कर सकती है। वे बेल को कैद खाने से निकालकर एक अलग कमरा देते हैं ताकि वह आराम से रह सके। जब यह बात बीस्ट को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कैंडल स्टैंड और घड़ी को डांटता है, लेकिन वे कहते हैं, शायद यही वह लड़की है जो हमें इस श्राप से मुक्त करवा सकती है। उनकी बात सुनकर महल के जादुई प्राणी बीस्ट को समझाने की कोशिश करते हैं
कि उसे बेल से अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। वे उसे सुझाव देते हैं कि वह बेल को रात के खाने पर आमंत्रित करे, लेकिन बीस्ट गुस्से में कहता है, मैं एक चोर की बेटी को अपने साथ खाने के लिए कैसे बुला सकता हूं? ये कभी नहीं हो सकता। फिर भी महल के बाकी लोग उसे मनाने में सफल हो जाते हैं। बीस्ट बेल के कमरे के बाहर जाता है और उसे खाना खाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन बेल अभी भी नाराज थी और कहती है, मैं भूख से मर भी जाऊं तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ खाना नहीं खाना चाहती तो कोई तुम्हें खाना नहीं देगा। महल के जादुई प्राणियों को अब पक्का यकीन हो जाता है कि बेल ही वह लड़की है जो श्राप को खत्म कर सकती है। इसी बीच बीस्ट अकेले गुलाब के फूल के पास जाता है जिससे उसकी मुक्ति जुड़ी हुई थी। गुलाब की कई पंखुड़ियां पहले ही सूखकर गिर चुकी थीं और बाकी भी जल्द ही गिरने वाली थीं। अगर गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले कोई उसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता तो वह और बाकी सभी लोग हमेशा के लिए श्रापित रह जाएंगे। दूसरी तरफ बेल के पिता किसी तरह गांव वापस पहुंच जाते हैं। वह सबको बताते हैं कि उसकी बेटी खतरे में है और एक भयंकर बीस्ट ने उसे अपने महल में कैद कर लिया है, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। कैस्टन, जो बेल से शादी करना चाहता था, उसके पिता की मदद करने का नाटक करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैस्टन और उसका दोस्त बेल के पिता को लेकर जंगल में निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वे उस जगह पहुंचते हैं जहां से महल का रास्ता जाता था तो उन्हें वह रास्ता दिखता ही नहीं। कैस्टन भड़क जाता है और कहता है, तुम पागल हो चुके हो, कोई महल नहीं है, कोई बीस्ट नहीं है। फिर वह बेल के पिता को पेड़ से बांध देता है ताकि भेड़िए उसे खा जाएं और कभी कोई यह सच न जान सके कि महल वास्तव में मौजूद है। सुबह होते ही एक महिला वहां से गुजरती है। वह गांव से निकाली गई एक परित्यक्त महिला थी जिसका नाम एगाथा था। वह बेल के पिता को बचा लेती है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। इस बीच बेल महल में घूमते घूमते गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसे छूने वाली होती है, बीस्ट अचानक वहां आ जाता है और गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने वाली थी? अगर तुमने इसे छू लिया होता तो हमारी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इसके बाद बीस्ट कहता है, तुम्हें यहां से जाना होगा। बेल महल छोड़कर घोड़े पर जंगल से गुजर रही होती है, लेकिन तभी भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। इस बार बीस्ट खुद आकर भेड़ियों से लड़ता है। वह पूरी ताकत लगाकर उनसे भिड़ता है और उन्हें दूर भगा देता है, लेकिन लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो जाता है। बेल को अब आजादी मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वह जाने लगती है, बीस्ट जमीन पर गिर जाता है। बेल देखती है कि बीस्ट की हालत बहुत खराब है। वह उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह वापस लौटती है और कहती है, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। तुम खुद खड़े हो सकते हो, बस हिम्मत रखो। बड़ी मुश्किल से बीस्ट खड़ा होता है और बेल उसे अपने घोड़े पर बैठाकर महल की तरफ ले जाती है। महल में मौजूद सभी जादुई प्राणी जो पहले इंसान थे, बेल को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि बेल और बीस्ट के बीच प्यार पनपेगा ताकि उनका श्राप वह समाप्त हो सके। लेकिन वे बेल को यह सच नहीं बताते कि श्राप केवल तभी टूटेगा जब वह और बीस्ट एक दूसरे से सच्चा प्यार करेंगे। वे केवल इतना बताते हैं कि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले ही कुछ बदलना होगा, वरना वे सभी हमेशा के लिए अपने बदले हुए रूप में ही रह जाएंगे। बेल अब बीस्ट की देखभाल और उसकी मरहम पट्टी करने लगी। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। अगली सुबह जब बीस्ट आराम कर रहा था, बेल उसके सामने एक कविता की पंक्ति पढ़ने लगी। बीस्ट ने उस कविता को पूरा कर दिया। बेल यह सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, क्या तुम कविता पढ़ते हो? बीस्ट हंसते हुए कहता है, प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी शिक्षा बहुत अच्छी हुई है। बेल मुस्कुराकर कहती है, मुझे रोमांस और कहानियों वाली किताबें बहुत पसंद हैं, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर लगता नहीं कि तुम्हें उनमें कोई दिलचस्पी होगी। इसके बाद बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है। जब बेल वहां पहुंचती है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वहां हजारों लाखों किताबें थीं। बेल के गांव में उसे किताबें मिलना बहुत मुश्किल था, और अगर कोई किताब मिल भी जाती थी तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन यहां तो किताबों का खजाना था। बीस्ट कहता है, अगर तुम चाहो तो यह पूरी लाइब्रेरी तुम्हारी हो सकती है। बेल ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है। अब वे दोनों धीरे धीरे मित्र बन जाते हैं। बेल उसे कहानियां पढ़कर सुनाने लगती है, वे साथ समय बिताने लगते हैं और बीस्ट भी बदलने लगता है। एक दिन बीस्ट बेल को एक जादुई किताब देता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी। बीस्ट कहता है, इस किताब के जरिए तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। बेल अब अपने अतीत में जाना चाहती थी, वह वक्त जब उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। जब वह समय में पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ प्लेग सिकनते, एक खतरनाक बीमारी से पीड़ित थी। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा था कि वे बेल को लेकर दूर चले जाएं ताकि उसे यह बीमारी न लगे। यह जानकर बेल बहुत दुखी हो जाती है। महल में मौजूद कैंडल स्टैंड, जो पहले इंसान था, बीस्ट से कहता है,
तुम्हें बेल को बता देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। लेकिन बीस्ट उदास होकर कहता है वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी। लेकिन महल के सभी जादुई प्राणी उसे मनाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार बीस्ट को तैयार कर देते हैं। दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है ताकि वह बीस्ट के साथ समय बिता सके। अब बीस्ट और बेल को महल के मुख्य कक्ष में डांस करने के लिए बुलाया जाता है। बेल को डांस करना बहुत पसंद था और बीस्ट भी उसे खुश देखना चाहता था। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर बेल के पिता गांव लौट आते हैं और सबको बताते हैं कि गैस्टन ने उन्हें जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टन पूरी तरह से मुकर जाता है और कहता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। गांव में पहले से निकाली गई एक महिला एगाथा भी ये देखती है। वह बेल के पिता का समर्थन करती है, लेकिन गैस्टन उसे भी झूठा साबित करने की कोशिश करता है। गांव वाले गैस्टन की बातों पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि उसका एक साथी भी झूठी गवाही देता है। अब बेल के पिता को सब पागल समझने लगते हैं। इस बीच महल में बेल और बीस्ट का डांस पूरा होता है। बेल अब बीस्ट को एक अलग नजरिए से देखने लगी थी। वह अब उसे डरावना नहीं बल्कि दयालु और समझदार समझने लगी थी। बेल मुस्कुराकर कहती है मेरे डैड ने मुझे बचपन में डांस सिखाया था, क्या तुम्हें उनकी याद आती है? बीस्ट ने पूछा। बेल धीरे से सिर हिलाती है। बीस्ट बेल को जादुई आईना देता है और कहता है तुम इसमें किसी को भी देख सकती हो। बेल जब आईने में देखती है तो उसे अपने पिता नजर आते हैं जिन्हें गांव वालों ने बंदी बना लिया था। बेल घबरा जाती है और कहती है मुझे उनके पास जाना होगा। बीस्ट को यह समझ आ जाता है कि बेल अपने पिता से बहुत प्यार करती है और उसे छोड़कर जाना चाहती है। हालांकि वह चाहता था कि बेल उसके साथ रहे, लेकिन वह अपने प्यार को खुद से ज्यादा आजाद देखना चाहता था। इसलिए वह बेल को जाने की इजाजत दे देता है। बेल घोड़े पर सवार होकर अपने गांव लौटती है। वह देखती है कि उसके पिता को लोगों ने पागल समझकर बंद कर रखा था। बेल सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसका पिता सच कह रहा था, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी बेल जादुई आईना निकालती है और उसमें बीस्ट को दिखाती है। गांव वाले बीस्ट को देखकर डर जाते हैं। बेल कहती है तुम सब घबराओ मत, वह दिल से बहुत अच्छा है, वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गैस्टन यह देखकर जल जाता है। गैस्टन को अब यह पक्का यकीन हो जाता है कि बेल बीस्ट से प्यार करने लगी है। यह बात उसे सहन नहीं होती। गैस्टन गांव वालों को भड़काने के लिए चिल्लाता है यह काला जादू है, बीस्ट ने इस पर जादू कर दिया है, हमें उसे मारना होगा वरना वह हमारे गांव को तबाह कर देगा। गांव वाले डर और गुस्से से भर जाते हैं और गैस्टन की बातों में आ जाते हैं। अब पूरा गांव मशालें और हथियार लेकर बीस्ट को मारने के लिए महल की ओर कूच करता है। बेल अपने पिता के साथ तेजी से महल की ओर भागती है ताकि बीस्ट को बचा सके। गांव वाले महल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। महल में मौजूद श्रापित प्राणी जो पहले इंसान थे अब अपनी मुक्ति के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। जब गांव वाले अंदर घुसते हैं तो कैंडल स्टैंड, घड़ी, कप, प्लेट, अलमारी और बाकी सभी जादुई प्राणी उन पर हमला कर देते हैं। गांव वाले डर जाते हैं क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ये चीजें चल सकती हैं और बात कर सकती हैं। गैस्टन अब महल की ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ता है जहां बीस्ट था। बीस्ट बहुत उदास और हताश था क्योंकि बेल उसे छोड़कर चली गई थी। उसने अब जीने की इच्छा भी खो दी थी। गैस्टन बीस्ट से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? वह तुम्हें धोखा देकर चली गई। बीस्ट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। गैस्टन इस मौके का फायदा उठाकर बीस्ट पर हमला कर देता है और उसे पीठ पर गोली मार देता है। उसी समय बेल महल पहुंच जाती है और बीस्ट को घायल देखकर चिल्लाती है नहीं। बेल को देखकर बीस्ट के अंदर फिर से जज्बा जाग उठता है। वह अब गैस्टन से मुकाबला करने का फैसला करता है। गैस्टन फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार बीस्ट पूरी ताकत से लड़ता है। बीस्ट गैस्टन को पकड़कर महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है, लेकिन फिर उसे छोड़ देता है। मैं एक जानवर नहीं हूं, बीस्ट कहता है और उसे जाने देता है। गैस्टन वहां से भागने लगता है, लेकिन अचानक वह फिर से बीस्ट पर हमला कर देता है और 2 गोलियां चला देता है। बीस्ट गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाता है, लेकिन तभी गैस्टन जिस जगह पर खड़ा था वह दीवार टूट जाती है और वह महल की ऊंचाई से गिरकर मर जाता है। बीस्ट अब मरने के कगार पर था। बेल उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बीस्ट मुस्कुराता है और कहता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाती है और जैसे ही वह जमीन पर गिरती है बीस्ट पूरी तरह से शांत हो जाता है। महल में मौजूद सभी जादुई प्राणी जो कभी इंसान थे अब पूरी तरह से निर्जीव हो जाते हैं। बेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बीस्ट को गले लगाती है और कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूं। तभी एक जादुई रोशनी पूरे महल में फैल जाती है। गांव से निकाली गई एगाथा जो असल में वही जादूगरनी थी वहां मौजूद होती है। उसे यह देखकर एहसास होता है कि बीस्ट को सच्चा प्रेम मिल चुका है। अब श्राप हमेशा के लिए टूटने वाला था।
बीस्ट का शरीर हवा में उठने लगता है, उसकी पंजे इंसानी हाथों में बदलने लगते हैं, उसका चेहरा फिर से एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। बेल हैरान रह जाती है। महल में मौजूद सभी श्रापित प्राणी अब फिर से इंसान बन जाते हैं। महल फिर से अपनी पुरानी सुंदरता में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में राजकुमार और बेल के विवाह की खुशखबरी फैल जाती है। अब बेल और राजकुमार एक साथ महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, मैं ऐसी और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें द ईगल स्टोरीज।